हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर में आपने कंप्लीट बेस पढ़ा इसका। उसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी, कैसे इसकी खोज हुई, इसकी रिसर्च कैसे कैसे हुई, थेल्स ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, डुफे ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में वो ही बच्चे इसको पढ़ें जो पहले फर्स्ट को पढ़ के आए, उसके बाद में ही इसको पढ़ना है। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, पर अंतर यह है कि पिछले लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें थी ना, अगर वो तुमको याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहें तो उसमें से मेन चीज़ें याद रख लो केवल। इस लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा वो तुमको कंप्लीट याद होनी चाहिए, क्योंकि वो उस टॉपिकों का बेस है जो आगे आने वाले हैं, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको भी पता है, क्योंकि वो मेन टॉपिक हैं चैप्टर के। इसीलिए इस बेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने। देखो, चार्ज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, तो चार्ज के बारे में अब तक जो पढ़ लिया उसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन पूरा है, वो मैं यहां तुमको बता रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। आवेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां कवर करने वाला हूं। देखो, आवेश के बारे में छोटी जो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, उनमें से निकाल के मैंने टॉपिक निकाला है जिसका नाम है आवेश संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इसमें। सबसे पहला कि देखो, आवेश एक भौतिक राशि होती है, और भौतिक राशि तो होगी, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं इसको। आवेश एक भौतिक राशि है। अब आवेश का मात्रक भी होता होगा, कुछ ना कुछ भौतिक राशि है तो हो सकता है मात्रकहीन हो, बट वो चीज आगे लास्ट में पढ़ाऊंगा वो चीज में। अभी तो मैं इसके बारे में, आवेश के मात्रक पे बाद में पहुंचेंगे, पहले बेसिक चीजें पढ़ लो। ठीक है, तो आवेश एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियां 11th मैकेनिक्स में पढ़ी थी हमने कि 3 तरीके की भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर, स्केलर, टेंसर, यानी कि सदिश, अदिश और प्रदिश। जिसमें से एक थी सदिश, एक थी अदिश, एक प्रदिश। अदिश वो जो दिशा पर निर्भर नहीं होती है, दिशा का जिसमें कोई काम नहीं पड़ता है। सदिश जिसमें दिशा का काम पड़ता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण वगैरह इनका होता ही है सबका। तीसरी चीज, प्रदिश से तो कोई मतलब ही नहीं है, मेन चीज यही है। देखो, ये सदिश और अदिश में से कौन सी भौतिक राशि है? तो ये भौतिक राशि है अदिश राशि, जिसमें दिशा का कोई काम नहीं होता है। ये पहला पॉइंट था, जिसको जैसे मैंने बोला है वैसे लिख देना कि आवेश एक अदिश राशि होती है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी भी वस्तु पे चाहे नेगेटिव चार्ज आए चाहे पॉजिटिव चार्ज आए, जैसे कि कांच पे तो कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव। और एबोनाइट की रॉड पे क्या आया था? एबोनाइट की रॉड या बॉल पे क्या आया था? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। दोनों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पढ़ा कल, ये बताया भी था मैंने, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन क्यों जिम्मेदार है। अब जिसके दिमाग में वो नहीं रहा या जिसने नोट डाउन नहीं किया है, वो सुन लो क्यों जिम्मेदार है। भाई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होना चाहिए ना, पॉजिटिव के लिए क्यों? तो पॉजिटिव के लिए क्यों, इस पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, एक्चुअल में चार्ज आने का प्रोसीजर क्या है, वो अगर तुमको समझ आ गया तो ये समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्यों जिम्मेदार होता है। इन दो चीजों को, कोई 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनको मैं रब कर रहा हूं, आपस में रगड़ रहा हूं। जैसे इनकी रबिंग करेंगे हम, तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मान के चलो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इधर, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये वही स्थिति है सेम। कौन सी? कि ये कांच की रॉड है और ये है ऊन। जब कांच की रॉड को ऊन से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे तो क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और ऊन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, त्याग दिए, बाहर निकाल दिए, और वो किसने ग्रहण कर लिए? दूसरी वाली ने, बी ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुए। अब इसके बाद में सुनो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव आया। अब इसके कारण में जाते हैं कि क्यों आया। तो क्यों का जवाब यह है
पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, वापस सुन लो, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे और इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया भाई नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। क्या मैंने दोनों के रीजन में कहीं भी तुमको यह बताया कि प्रोटॉन त्यागे या प्रोटॉन ग्रहण किए? नहीं बताया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा केवल नाभिक के अंदर होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम बेसिक बात करेंगे कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए पॉजिटिव आया। या नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो दोनों का जो रीजन है ना वो इलेक्ट्रॉन है। देख लो, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दोनों के आने का रीजन होता है इलेक्ट्रॉन। वो अलग बात है कि एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहां पे देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, ऋणावेश एवं धनावेश दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। कमी किसमें? द्रव्यमान में। जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और जिस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि। किसमें? द्रव्यमान में। भाई ये थोड़ा सा समझो। पॉजिटिव चार्ज जिस पे आएगा, हाँ ये लेकिन रबिंग से है। रबिंग के बाद इन दो चीजों को हमने रगड़ा, एक पे पॉजिटिव आया दूसरे पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले के द्रव्यमान में कमी हो गई और नेगेटिव वाले के द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। कैसे? सुनो भाई, पॉजिटिव जो चार्ज है, लग ऐसा रहा है कि पॉजिटिव मतलब वृद्धि और नेगेटिव मतलब कमी। ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वो मैथ्स वाले प्लस माइनस नहीं है। ये आवेश के दो टाइप हैं, दो प्रकार हैं। तो मैथ्स वाले पॉजिटिव नेगेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इधर देखो, मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूं। इसके पास 100 प्रोटॉन है और इसके पास भी 100 प्रोटॉन है, तो इसके पास भी 100 इलेक्ट्रॉन होंगे और 100 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन। ठीक है, ऊपर वाले प्रोटॉन से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। ऐसा मैंने मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। तो इसके पास अब प्रोटॉन कितने बचे? 100। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 95। भाई 5 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। इसके पास प्रोटॉन कितने बचे? 100। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे बताओ? 105, 105। ठीक है, अब मुझे बताओ, टोटल जो मास होता है वो 3 चीजों से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जनरली क्या है, ज्यादातर जो मास है ना वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, पर होता तो है। कितना ही कम हो लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो यहां देखो, प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो पहले जितना प्रोटॉन का मास इधर था उतना ही प्रोटॉन का मास इधर था, लेकिन अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन थोड़े कम बचे और इधर इलेक्ट्रॉन पहले से थोड़े ज्यादा हो गए। तो सीधी सी बात है, इसका मास बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका कितना कम होगा? 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक चीज पता चल गई कि इसके द्रव्यमान में जितनी कमी हुई है, इसके द्रव्यमान में उतनी ही वृद्धि होगी। मतलब इसमें माइनस डेल्टा एम और इसमें प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान में कमी, जिसको कि हम निकालेंगे आगे। अब देखो, तो समझ में आया तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे बोलो? दो वस्तुओं को रगड़ने पर धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी तथा ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है? वृद्धि। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 ये है कि आवेश जो होता है ना, चार्ज जो होता है, चार्ज हमको दिखता नहीं है। चार्ज दिखता नहीं है, चार्ज दिखाई नहीं देता। तो कैसे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु पे चार्ज है और कौन सी वस्तु पे चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये कैसे पता चलता है हमको? तो इसको पता लगाने के लिए, भाई पता नहीं चलता तो हम आवेश को पढ़ ही नहीं रहे होते, तो पता तो चलता है, लेकिन जब दिखता नहीं है तो फिर कैसे पता चलता है? अच्छा, आवेश दिखता है क्या? कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वायर दिखेगा क्या? उसमें करंट दिखेंगे तुमको बहते हुए ऐसे कि ये गया? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इतना सूक्ष्म पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि
खुली आंखों से तो क्या, माइक्रोस्कोप से भी देखना उसको संभव नहीं है। तो कोई तो ऐसा स्कोप होता होगा जिससे हम देख सकते हैं। तो ऐसा स्कोप होता है जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, जिसको हम लिख सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। उसकी मदद से हम इसको देख सकते हैं। चार्ज को देखने का मतलब है पता लगा सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं कि इससे देखते कैसे, क्योंकि ये तो अगला टॉपिक ही अपना, तो टॉपिक में ही पढ़ेंगे डिटेल में। अब 5वां पॉइंट और सुनो कि मान के चलो हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के खूब सारे मेथड पढ़े, लेकिन एक मेथड और भी है। फिर क्यों नहीं पढ़ाया मैंने अगर है तो, क्योंकि वो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। जब मॉडर्न फिजिक्स अपना टॉपिक आएगा तो वहां पे इसको डिटेल में बताएंगे। वो बहुत अच्छा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, तो इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताया। बट ये भी एक तरीका हो सकता है चार्जिंग का। चलो देखो, विदाउट कॉन्टैक्ट, वहां पे केवल प्रेरण विदाउट कॉन्टैक्ट था, लेकिन यहाँ पे ये भी विदाउट कॉन्टैक्ट ही होता है। अगर मान के चलो कोई धातु मेटेलिक बॉडी है, किसी धातु की सतह पर अगर एक्स रे, कौन सी रे, एक्स रे, एक्स किरण, अगर हम किसी धातु की सतह पर एक्स रे आपतित कराएं, जिनकी तरंग दैर्ध्य, जिनकी वेवलेंथ लैम्बडा बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम हो, 0.1 एंगस्ट्रॉम से कितनी, 10 एंगस्ट्रॉम हो, तो अब देखो क्या होगा। जैसे मान के चलो ये कोई मेटेलिक बॉडी है, धातु की बॉडी है, धातु की सतह है, हमने यहां से एक्सरे आपतित कराई, ये यहां पे आके इंसिडेंट करी, यहां पे आई, आने के बाद इस, भाई कोई भी जो रे होती है ना, एक्सरे हुई कोई भी रे, उसमें फोटोन से मिलके बनी होती है, और फोटोन के पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी ट्रांसफर होगी जिस जगह पे टकराया है उस जगह पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन से। उस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर वो एनर्जी ज्यादा हुई इसकी बाइंडिंग एनर्जी से, जिस एनर्जी से बना हुआ है उस एनर्जी से ज्यादा हुई, तो ये इसको छोड़ के भाग जाएगा और ये मुक्त हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये फ्री हुआ तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज आता है, कितना पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन कमी हुई है, और यहां नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा फोटोन यहां आया तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल ले गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो ऐसे करके, लेकिन ध्यान रखें इतनी एनर्जी केवल उन्हीं एक्स रेज में होती है जिनकी वेवलेंथ इतनी होती है। इससे ज्यादा वेवलेंथ होने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी घटती है। पिछले मैंने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करवा दिया, उसमें ये चीजें बेसिक चीजें हैं, वहां पे देख सकते हो रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ये नहीं निकलेगा। अगर वेवलेंथ को हम इससे और कम करेंगे तो निकलेगा, और भी ज्यादा स्पीड से निकलेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी इसको चाहिए उतनी देने के बाद वो और ज्यादा स्पीड से निकल जाएगा। बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, तो वो बाहर तेजी से निकलेगा। तो बात आई समझ में। ये बेसिक 5 पॉइंट थे आवेश के ऊपर, इनको इसी तरीके से लिख लें। नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, जो मैंने अभी बताया और तुमको डाउट भी था कि ये क्या बीमारी है भाई। इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके नाम से तुमको क्या पता चल रहा है? मुझे तो भाई ये पता चल रहा है कि स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड, पत्र मतलब पत्ती, पत्ती मतलब उसकी पतली सी परत, और इलेक्ट्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रिसिटी को देखने वाला, मतलब आवेश को देखने वाला ऐसा कोई उपकरण जो कि सोने की पत्तियों से बना हुआ है। बड़ा महंगा उपकरण है भाई, क्योंकि सोने की पत्तियों से बना हुआ है। अब इसमें अगर किसी को उपकरण महंगा लगे तो सोने को क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि जो सोना है ना, अच्छा चालक होता है। अच्छे चालक के साथ में उसमें यह भी होता है कि उसका द्रव्यमान कम होता है। अगर बाई चांस ये उपकरण महंगा है तो सोने की पत्तियों की जगह पे हम केवल एल्यूमिनियम की पत्तियां लगा सकते हैं, ठीक है, और किसी मेटल की नहीं लगा सकते। क्यों?
क्योंकि और की लगाएंगे तो वो इससे ज्यादा चालक तो होती हैं, कई सारी होते हैं, कई सारे मेटल इससे ज्यादा चालक होते हैं, बट वो इतने ज्यादा हल्के नहीं होते हैं, ये सबसे ज्यादा हल्का होता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी गोल्ड, सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम। तो होता क्या है, चलो वो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बेस तो सीखो कि काम क्या आता है। तो इसका काम है, इसके द्वारा आवेश का अनुमान लगाया जाता है, आवेश का अनुमान लगाया जाता है। अंडरलाइन भैया, अनुमान को अंडरलाइन करेंगे। अनुमान मतलब यह है कि इससे हम आवेश का आइडिया लगा सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। अनुमान का मतलब यह है कि हम ये पता लगा सकते हैं इससे कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, और है तो वो कम मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में। अब अगला सवाल यह है कि अगर तुमसे पूछ ले कि कितना है, तो वो ये उपकरण नहीं बता पाएगा। ये उपकरण सिर्फ ये बताएगा कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, और है तो कम मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में, कितना है नहीं बताएगा। ठीक है, तो अनुमान क्यों कहा, क्योंकि एग्जैक्ट कभी भी बताता ही नहीं है। चलो साहब, इसकी बनावट हम पढ़ते हैं। बनावट, इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये कैसे बनता है। बहुत सिंपल सा उपकरण है और सिंपल तरीके से इसको बन जाता है, सिंपल तरीके से बन जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले कोई भी एक गिलास का जार ले लो, कांच का जार ले लो। जैसे कि मैं कांच का जार लेता हूं, कोई भी डिजाइन शेप का ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी अलग अलग डिजाइन का लेते हैं, तो तुम भी कोई भी डिजाइन चूज कर लो। जैसे कि मान के चलो ये जार है, गिलास का लेना है, बट ये गिलास का जार है। ऐसी डिजाइन मैंने ले लिया, डिजाइन जो तुम चाहो, बस गिलास का जार होना चाहिए बंद इस तरीके से। गिलास का जार ले लिया। जार लेने के बाद हम इसमें से एक मेटल की रॉड आर पार निकाल देंगे। एक मेटेलिक रॉड हम निकाल देंगे इसमें से। देखो, और इस मेटेलिक रॉड के ऊपर वेल्डिंग करके, ऐसे मेटल की वेल्डिंग कर देंगे तो थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ जाएगा ऊपर वाला। अब कौन सी चीज को क्या वो, हाँ, सोने की पत्तियां तो लगाई नहीं, मेन चीज तो रह गई। देखो यहां पे एक ऐसे और एक ऐसे, दो सोने की पत्तियां हम लगा देंगे। तो सोने की पत्तियां क्या हम ऐसे लगाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि बाद में ऐसे हो जाती है इसलिए बनाई। स्टार्टिंग में सोने की पत्तियां ऐसे होती हैं, जैसे ही आवेश आता है वो ऐसे हो जाती हैं और हमको पता चल जाता है कि आवेश आया या नहीं। कैसे पता चलेगा, पूरा प्रोसीजर समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां इस जार को कॉर्क से बंद कर देंगे, रबर के कॉर्क से इसको बंद कर देंगे, जिससे कि इसमें एयर फ्लो वगैरह नहीं हो। ठीक है, एयर फ्लो की वजह से पत्तियां गड़बड़ हो सकती हैं, बहुत हल्की पत्तियां होती हैं। अब इसके नाम, सबसे पहले तो क्या है, ये जार, कांच का जार भी लिख सकते हैं जी। यहां पे ये जो है, ये क्या है बोलो, ये है धात्विक छड़। यहां लिख देता हूं धात्विक छड़, मेटेलिक रॉड। इसके बाद में ऊपर क्या है, इसको बोलते हैं धात्विक घुंडी। धात्विक घुंडी, इसको हम नॉब, धात्विक घुंडी यानी कि मेटेलिक नॉब। ये मेटेलिक रॉड, और ये हैं सोने गोल्ड लीव्स, यानी कि सोने की पत्तियां। तो लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां पे लिख सकते हैं चाहे तो, सोने की पत्तियां। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना गोल्ड लीफ। ठीक है, इतना सा उपकरण है केवल। अब ये तो था इसकी बनावट। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बनाने के बाद इसकी बनावट में कुछ पॉइंट्स लिख देना, अगर तुम खुद लिख पाओ, नहीं तो मैं बता देता हूं कैसे लिखोगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले कांच का जार लेते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें एक धात्विक छड़ कॉर्क की सहायता से लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, धात्विक छड़ के ऊपरी सिरे पर एक धात्विक गुंडी लगाई जाती है तथा निचले सिरे पर दो सोने की पत्तियां लगाई जाती हैं। ये इसकी बनावट हो गई। इसके बाद में हम आते हैं इसकी वर्किंग, क्रियाविधि।
कि ये काम कैसे करता है, क्रियाविधि देखो काम कैसे करेगा, ये वर्किंग क्या है इसकी, कैसे पता चल जाता है इससे कि वास्तव में किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। काम करने का तरीका, मान के चलो मैंने तुमको एक चौक दे दिया कि भाई तुमको बताना है कि इस पे चार्ज है या नहीं, आवेश है या नहीं। तो पता लगाने के लिए तुमको दिखेगा तो है नहीं इस पे आवेश है या नहीं, अब दिखेगा नहीं तभी तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया। हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप के पास कि भैया तू बता कि इसमें चार्ज है या नहीं। अब ये तो बताएगा नहीं, निर्जीव है भाई साहब। हम क्या करेंगे, इस चौक को यहां लाके टच कराएंगे मेटेलिक नॉब से, धात्विक छड़ से टच कराएंगे इसको। ये धात्विक छड़ है, इससे टच कराएंगे इस तरीके से, ये टच करा दिया। तो स्पर्श कराने के लिए हम ये उस ऑब्जेक्ट को लेके आए जिस पे चार्ज का हमको पता लगाना है। मान के चलो इस पे चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे पहले से था। अब जैसे ही ये इससे टच होगा, स्पर्श करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज इसके पास जाना शुरू हो जाएगा। बताया था ना आवेश लाने के प्रकार, सबसे लास्ट वाला, उसमें बताया था मैंने कि यदि किसी आवेशित वस्तु से दूसरी निरावेशित वस्तु को, जैसे मैंने वहां बताया तुमको कि ये Q आवेश है, अगर इससे दूसरा स्पर्श करा दें तो Q/2 हो जाएगा, मतलब इसका आवेश उस पर चला जाएगा। तो इसका आवेश जाना शुरू हो जाएगा, इसके पास धात्विक गुंडी से अंदर जाएगा धात्विक छड़ में, और धात्विक छड़ से फ्लो होता हुआ नीचे की तरफ गोल्ड लीव्स पे पहुंच जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो पहले ये दोनों ये जो पत्तियां हैं सोने की, इस तरीके से होती हैं। जैसे इन पे आवेश आएगा, सेम चार्ज आएगा, और सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर हट जाएंगे ऐसे। अब यहां इनके बीच में हुआ प्रतिकर्षण और ये दूर हट गई, यहां पर लिख देंगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होने के बाद ये दूर हट जाती हैं इस तरीके से, जैसे कि डायग्राम में तुमको दिख रहा है। अब ये हमने देख लिया, अब तुम खुद सोचो, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, खुद सोच के दिमाग लगाना, ये पढ़े वड़े से मतलब नहीं है, सब किताबों में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है जब तक कि तुम खुद सेंस ना लगा लो। ठीक है, तो खुद का कॉमन सेंस लगाना। मैंने सबसे पहले एक कोई ऑब्जेक्ट को लिया और इसको टच कराया, और मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि गोल्ड लीव्स ऐसे ही रहती हैं, दूर नहीं हटती। क्या निष्कर्ष निकालोगे तुम बताओ? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूर नहीं हट रही ना। अगर चार्ज आता तो प्रतिकर्षण होता और दूर हटती, इसका मतलब चार्ज नहीं आया। चार्ज नहीं आया मतलब क्या है, ऊपर चार्ज था ही नहीं। तो अगर ये दूर नहीं हटी, इसको टच कराने पे दूर नहीं हटी, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट पे, हमारी बॉडी पे चार्ज था ही नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर इसको टच कराएं और ये दूर हट जाए मतलब चार्ज था। ये तो हो गया कि आवेश है या नहीं इस बात का परीक्षण। अब कम है या ज्यादा इसका परीक्षण, भाई सीधी सी बात है, चार्ज ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण भी ज्यादा। अगर ऐसे है, कोई ए ऑब्जेक्ट, ए बॉडी को हमने टच कराया तो वो इतना फैलता है, बी को टच कराने पे इतनी फैलती है, तो बताओ किस पे चार्ज ज्यादा है? बी पे। जब ज्यादा फैलेंगी तो ज्यादा चार्ज, और कम फैलेंगी तो कम चार्ज। यहां पे जो सोने की पत्तियां हैं, सोना महंगा होता है, अगर सोना उपलब्ध नहीं है तो हम एल्यूमिनियम की पत्तियां लगा सकते हैं। सोने की जगह किसकी पत्तियां लगा सकते हैं? एल्यूमिनियम। ये तो है बेसिक चीज। एक चीज और मैं तुमको बता दूं, थोड़ी सी एडवांस है बट मैं बता देता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान के चलो हमने बहुत कम चार्ज किसी बॉडी पे है, उसको इससे टच कराया, तो अभी ये सीधी ऐसे रहती हैं, जैसे टच कराया थोड़ी सी फैल गई, और इतनी कम फैली कि हमको दिखी नहीं। तो उसका क्या इलाज है? तो उसका इलाज ये है कि ये जो हमारा जार है, इसके अंदर यहां पर टिन की रॉड लगा दो, या टिन की पत्तियां लगा दो। टिन का प्रतीक क्या होता है? Tn होता है क्या? देखो केमिस्ट्री की बुक, नहीं होता भाई साहब, इसका प्रतीक होता है Sn। टिन की पत्तियां हम लगा देंगे, टिन की पत्ती। ये नोट करके बात लिखनी है, टॉपिक में लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक तो मैंने जहां तक बता दिया वो कंप्लीट है। टिन। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन यानी कि प्रेरण की वजह से इधर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इधर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इस पे इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव। तो देखो ये
पहले इतनी दूर हट रही थी, मान के चलो रियल में इनकी स्थिति ऐसी होती है, ये एक दूसरे से दूर होती नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस इस तरीके से रहती है। जैसे ही हमने ज्यादा चार्ज लगाया तो ऐसे फैल जाएंगे, लेकिन कम चार्ज लगाया, कम चार्ज वाली बॉडी को टच कराया तो ये थोड़ा सा फैल के ऐसे हो गई, हमको दिखी नहीं। तो साइड में टिन की जो पत्ती है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर भी टिन की पत्ती है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये फैलती क्यों है कि इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है इसलिए फैलती हैं, लेकिन आवेश कम होने की वजह से प्रतिकर्षण भी कम हुआ और ये कम फैली। तो अब टिन की पत्ती हेल्प करेगी ना अपनी, कैसे? इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में होगा प्रतिकर्षण और इन दोनों के बीच में होगा आकर्षण। ये दोनों एक दूसरे को तो दूर हटाएंगी और इसके पास जाना चाहेगी, तो अब अभी तक अगर इतनी फैल रही थी तो अब थोड़ी सी ज्यादा फैलेगी, इसकी तरफ जाएगी, ज्यादा फैलेगी तो हमको पता चल जाएगा कि आवेश है या नहीं। ये कंडीशन तभी लगानी है जब आवेश कैसी मात्रा में हो? कम मात्रा में। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बोलो समझ में आया कि नहीं? और इसको कंप्लीट, इसकी वर्किंग जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे इसकी वर्किंग लिख लें, नोट करके ये वाली बात जरूर लिख देना, टिन की पत्ती वाली। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक या के मात्रक? आवेश के मात्रक, क्योंकि का मतलब एक हो गया। हमको आवेश के जितने भी मात्रक है ना वो सब पढ़ने हैं, और बहुत सारे मात्रक हैं, कौन कौन से हैं वो मैं सब पढ़ाऊंगा तुमको, कौन कौन से काम में लेते हैं वो सारी चीजें। देखो, सबसे पहले कोई भी अगर मात्रक की बात आती है तो 11th क्लास की यूनिट डायमेंशन सबने पढ़ी है। सबसे पहले एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक की बात हम करेंगे, मात्रक भी पढ़ेंगे और डायमेंशन यानी कि विमा भी उसकी हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले एसआई मात्रक, एसआई मात्रक को ही हम एमकेएस मात्रक भी कह सकते हैं, क्योंकि एमकेएस का ही परिवर्तित रूप एसआई था। 11th में पढ़ा था, कहानी सुनाते हैं इसकी। चलो, एसआई मात्रक जो होता है, एमकेएस मात्रक, इसका होता है कूलाम। इंग्लिश में कूलम बोलते हैं इसको, कूलाम। सी से इसको डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये तो है इसका एसआई मात्रक। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात भी साथ साथ करते जाएं तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, एसआई मात्रक इसका कूलाम होता है, व्युत्पन्न मात्रक। देखो, 10th क्लास में हमने पढ़ा कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? Q बराबर IT। Q बराबर क्या लिख सकते हैं? IT। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। I क्या है? करंट। और T क्या है? टाइम। Q बराबर IT। तो Q का जो मात्रक होगा वो I का मात्रक इंटू T का मात्रक। तो I का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मैं कूलाम की जगह पे एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकता हूं। तो ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। ध्यान रखें, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिकों में से भी यही। तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है एमकेएस में, वो इसका हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर हिंदी में लिख देना एम्पियर इंटू सेकेंड। बोलो आई बात समझ में? ये इसका एमकेएस मात्रक है। अब हम चलते हैं, दूसरा है इसका सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, तो देखो जो इसका सीजीएस मात्रक होता है ना, वो आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी वही होता है, सबसे छोटा मात्रक। सीजीएस मात्रक ही इसका सबसे छोटा मात्रक होता है। अब सीजीएस मात्रक कौन सा होता है इसका? वो होता है, ये कूलाम है तो वो हो जाएगा स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम। या फिर इसको फ्रैंकलिन भी मानते हैं, फ्रैंकलिन, जिसको हम FR से व्यक्त करते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का एमकेएस मात्रक तो क्या था? कूलाम। और आवेश का सीजीएस मात्रक जो कि सबसे छोटा मात्रक भी होता है वो क्या है? स्टेट कूलाम। सीजीएस मात्रक सबसे छोटा है तो क्या एमकेएस मात्रक सबसे बड़ा होगा? नहीं होगा, सबसे बड़ा मात्रक अलग होता है इसका। ठीक है, अभी इसमें आगे बताऊंगा। तो पहले देखो एसआई मात्रक पढ़ लिया, सीजीएस मात्रक सबसे छोटा मात्रक, स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन। या फिर स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन का मतलब भी एक है, या इसका एक नाम और होता है ई
ESU, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब वैद्युत स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत इकाई, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। ये तो है, ये इसका एमकेएस मात्रक है जो कि होता है कूलाम या एम्पियर इनटू सेकंड। सीजीएस मात्रक, इसके सीजीएस मात्रक तो वैसे स्टेट कूलाम होता है, जिसको हम फ्रैंकलिन भी कह देते हैं, स्टेट कूलाम को ही क्या कह देते हैं, फ्रैंकलिन, या फिर इसको ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसके एमकेएस और सीजीएस मात्रक हुए। अब हम इसमें आगे चलते हैं। देखो, एक तीसरा भी इसका मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसको हम लिखते हैं EMU। EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका क्या होता है, तो इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एव कूलम। एव कूलम, एव कूलम भी हम इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में। एव कूलम इसका होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको हम लिख सकते हैं एव कूलम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एव कूलम। ये इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक हो गया, ठीक है। ये अब ये देखो, आवेश के हमने यहां पे 3 तरीके के मात्रक हमने पढ़े हैं। अब है सभी आवेश के मात्रक, तो जब ये सभी के सभी आवेश के मात्रक हैं तो इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होता होगा। तो रिलेशन होता है सबसे पहले इन दोनों के बीच में। देखो, सबसे ज्यादा काम में आता है इसका कूलाम। इसका तो कोई कहीं यूज है ही नहीं, ना तो कहीं 12th में यूज है और ना ही कहीं 11th में था। 11th में टॉपिक ही नहीं था तो यूज कहां से होगा, 12th में कोई यूज नहीं है। बाकी मैंने बता दिया है, ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी मेन तो ये याद रखो। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम सबसे ज्यादा काम में आता है। स्टेट कूलाम भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम में आएगा, लेकिन कूलाम ही सबसे ज्यादा काम में आएगा। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन, तो देखो ESU यानी कि स्टेट कूलाम और कूलाम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹। स्टेट कूलाम भी मैं इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ESU, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं फ्रैंकलिन, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फ्रैंकलिन। कैपिटल F आएगा, साइंटिस्ट का नाम है। ये तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। बोलो किस किस के बीच में रिलेशन है ये, कूलाम और स्टेट कूलाम। अब हम चलते हैं कि कूलाम और EMU के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि एव कूलम के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻1 या 1/10 बराबर 10⁻⁻1 एव कूलम। एव कूलम, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हमने पढ़े आवेश के 3 अलग अलग मात्रक और इनका आपस में रिलेशन। अब एक काम मैं तुमको दे रहा हूं, वो काम क्या है, मैंने तुमको इन दोनों में रिलेशन बता दिया, इन दोनों में भी बता दिया। अब तुमको इन दोनों में निकालना है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये तुमको खुद निकालना है, ठीक है। देखो अगला लेते हैं, सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, ये दोनों पढ़ लिए। सबसे छोटा तो हमने पढ़ लिया क्योंकि सबसे छोटा यहां पे आ गया, इसी को सबसे छोटा बोलते हैं। ESU या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन को ही सबसे छोटा मात्रक बोलते हैं। सबसे बड़ा कहीं भी नहीं आया है। तो सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है
फैराडे, फैराडे, और फैराडे होता है तो फैराडे का कूलाम से भी कोई रिलेशन होता होगा, वो होता है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम के बराबर होता है 1 फैराडे, जो कि आवेश का कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, ESU। एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, 3 × 10⁹ ठीक है। और सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फैराडे। 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसको याद रखें। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, फ्रैंकलिन को हमने FR से डिनोट किया था, लेकिन फैराडे को गलती से भी FR या F से डिनोट मत करना, इसको डिनोट करते ही नहीं है, पूरा लिखते हैं इसको ऑलवेज, ठीक है। ये यहां पे तुम गलती कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके अन्य मात्रकों पे कि और भी इसके कौन कौन से छोटे मोटे मात्रक है, वो सब देखो। अन्य मात्रक वो प्रीफिक्स वाले जो 11 तुम पढ़े थे हमने। देखो ज्यादा से ज्यादा किलो कूलाम तक हमारा काम पड़ेगा, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 किलो कूलाम, 1 किलो कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, ये हमने 11 तुम पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद में 1 किलो अगर हम लेना चाहें तो 1 मेगा कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, ये पॉजिटिव वाले हो गए। अब ज्यादातर नेगेटिव में आएंगे। 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम। आगे चलते हैं, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। इसके बाद में हम चलते हैं, 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम। तो ये नैनो, पिको, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, बाकी नैनो कूलाम तक ही काम हो जाएगा, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। नैनो के बाद पिको चल जाओ, 10⁻12 कूलाम होता है, चाहो तो लिख लेना, ज्यादा जरूरत वैसे है नहीं। ये हो गए इनके छोटे मोटे मात्रक। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल हमने देखा है, आवेश में इलेक्ट्रॉन का रोल है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। मैंने यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे कण लिखे हैं, आवेशित कण, जिनका द्रव्यमान कितना होता है और इनका आवेश कितना होता है, ये हम पढ़ेंगे। और इन्हीं कणों का काम पड़ेगा पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में सब जानते हैं क्या होता है, फालतू टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE। देखो इसका जो मास होता है ना, वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका मास होता है। इसका चार्ज कितना होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान इतना होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसका आवेश इतना होता है, ध्यान रखें इस चीज को। दूसरा चलते हैं प्रोटॉन, सब जानते हैं नाभिक में होता है, फिर भी कोई काम पड़े तो इसका निकाल लेते हैं। तो इसका मास होता है, इसका तो 9.1, इसका 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम इसका मास इतना होता है। किलोग्राम है तो मास का है, कूलाम चार्ज के लिए। चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज सेम टू सेम प्रोटॉन पे होता है। तो प्रोटॉन पे लेकिन अंतर यह है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना, +1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब आते हैं, ये जो तीनों कण है ना, ये ऐसे हैं जिनके बारे में तुमको नहीं पता। ये तो बेसिक कण हैं जिनके बारे में हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट इनके बारे में तुमको नहीं पता। पहले बता देता हूं तीनों क्या क्या होते हैं। पॉजिट्रॉन, देखो E पॉजिटिव, E नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, और E पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। ये एक ऐसा कण है जिसका आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम, आवेश तो इतना होता है, और मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मतलब समझे, मतलब ये है कि ये एक ऐसा विशेष प्रकार का कण होता है जिसका बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होता है,
पर अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगर हम इसको प्रोटॉन से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी होता है जबकि यह हल्का होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, प्रोटॉन भारी होता है। तो पॉजिट्रॉन एक विशेष प्रकार का कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर और आवेश प्रोटॉन के समान होता है। चलो, हमने इतने सारे परमाणु मॉडल पढ़े, सब पढ़े। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि पॉजिट्रॉन यहां होता है। पढ़ा क्या बताओ? पॉजिट्रॉन नहीं पढ़ा। कहां होता है किसी परमाणु में? कहीं। इसका जवाब है कि ये कहीं भी नहीं होता। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं होता ही नहीं है। जब ये कहीं है ही नहीं तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, उसमें ये कण उत्पन्न होते हैं, होते कहीं नहीं है, बट जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलता है, तो E- और E+ कण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जब उत्पन्न होते हैं तो वहां पढ़ने पड़ते हैं, तो इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, परमाणु में नहीं होते, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान नाभिक से उत्पन्न होते हैं ये कण। आगे आते हैं अल्फा कण। अब अल्फा कण क्या बीमारी है? अल्फा कण को हम 2He4 भी लिख सकते हैं। 2He4 तो हीलियम होता है, अल्फा कण कैसे हो गया? तो देखो, हीलियम क्या होता है कि ये हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। 2 नंबर पे आता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन को छोड़ दें, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता, चार्ज के हिसाब से न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंदर का चार्ज होता है नाभिक के अंदर प्लस का 2e, मतलब प्लस का 2e, ये माइनस का 2e है और ये प्लस का 2e, ये माइनस का e, ये प्लस का e। इसके चारों तरफ घूमते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी तरीके से इन दोनों को, तरीके मैंने बता दिए, इसको मैं यहां से बाहर निकाल देता हूं। निकाल दिया बाहर। बाहर निकालने के बाद केवल क्या बचेगा, नाभिक। ये बाहर निकल गए तो कक्षा तो कुछ नहीं, खाली फ्री स्पेस होता है, तो खाली जगह होती है। ये बचा, इसको कहते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण एक्चुअल में क्या होता है, हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो अगर हम आवेश की दृष्टि से देखें तो प्रोटॉन का ही रोल होता है, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर द्रव्यमान की दृष्टि से देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही बराबर रोल होता है, दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता, बट यहां पर एग्जैक्ट सेम पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो इसका चार्ज होता है, यहां पे 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो 2 इंटू 1 प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये तो इसका आवेश हो गया। अब द्रव्यमान कितने कणों में, केवल प्रोटॉनों में ही द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन्स में भी होता है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल कितने कण हो गए, 4। सभी का द्रव्यमान लगभग बराबर है, तो इसका द्रव्यमान हो गया 4 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है, तो प्रोटॉन द्रव्यमान का 4 से गुणा कर दो, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये तो होता है अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब हम एक लास्ट कण और है जिसका नाम है ड्यूट्रॉन, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें से ये है ड्यूटेरियम। अब इस ड्यूटेरियम कैसे होगा, ड्यूटेरियम देखो, ये हाइड्रोजन का नाभिक है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, 1H2 है ना, तो 1 + 1। इसके चारों तरफ पहली कक्षा में घूमता है कौन, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या बचेगा, केवल और केवल ये नाभिक। इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, केवल ड्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन तो कितना है, 1, तो चार्ज कितना हो गया, +E, और मास कितना हो गया, +2mp, मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, 2 के बराबर हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और ये कितना हो गया, 1 प्रोटॉन के बराबर, तो +1.6 इंटू 10 की पावर
-19 कूलम। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? ये 4 कण थे, इस टेबल को सेम टू सेम इसी तरीके से बना लें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है आवेश तथा द्रव्यमान। आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, द्रव्यमान और आवेश में कितने डिफरेंस हैं वो हमको बताने हैं इन दोनों में। देखो सबसे पहले तो पहला डिफरेंस बताता हूं मैं कि अगर हम आवेश के लिए देखें तो आवेश हैज 2 टाइप्स। आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। अगर मैं आवेश की द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान मास, द्रव्यमान केवल पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान केवल कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक, लेकिन द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, कभी नेगेटिव मास नहीं होता है। ये पहला अंतर है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित, आवेश संरक्षित होता है, कंजर्वेटिव होता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और संरक्षण के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जहां पे आवेश के गुणधर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता। कैसे? द्रव्यमान यह संरक्षित राशि नहीं है, यह संरक्षित नहीं होता है। कैसे? क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव्यमान जो मास है, मास का हो जाता है लॉस, और लॉस होने के बाद बनती है एनर्जी। लेकिन अब कंजर्वेशन की डेफिनेशन ये होती है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब ये नष्ट हो रहा है तो ये संरक्षित नहीं है, और इनके बारे में आगे हम बात करेंगे जहां पे संरक्षण की बात होगी। क्योंकि मास का लॉस करके एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन चार्ज का कभी भी कोई लॉस नहीं होता है। तीसरी चीज देखो, आवेश निश्चर होता है, निश्चर होता है, जबकि द्रव्यमान निश्चर नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास एक आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, चाहे ये स्थिर हो चाहे गतिशील हो, चाहे तो ये स्थिर हो चाहे कैसा हो, गतिशील। माना कि यह आवेश है +1 कूलम, ऐसा मैंने मान लिया। तो स्थिर अवस्था में अगर इसको मापेंगे तो इसका आवेश आएगा +1 कूलम, और गतिशील अवस्था में मापेंगे तो भी इसका आंसर आएगा +1 कूलम। मतलब ये नहीं है कि स्थिर है तो कुछ अलग और गतिशील है तो कुछ अलग, ऐसा नहीं होगा। तो ये निश्चर होता है। निश्चर मतलब नॉन वेरिएबल, जो कि बदलता नहीं है स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आते हैं, द्रव्यमान निश्चर नहीं होता क्या? तो देखो पता लगाते हैं द्रव्यमान निश्चर होता है नहीं होता। पहली बात तो द्रव्यमान निश्चल नहीं होता है, मतलब स्थिर अवस्था में द्रव्यमान अलग होगा और गतिशील अवस्था में द्रव्यमान अलग होगा। अब भाई हमने तो देखा ही नहीं ऐसा कि स्थिर वस्तु का द्रव्यमान अलग और गतिशील का अलग होता है। स्थिर अवस्था में द्रव्यमान हमेशा कम होता है, और जैसे जैसे वो गति करना शुरू करता है उसका द्रव्यमान बढ़ता हुआ चला जाता है। उसको इस फॉर्मूले से हम व्यक्त करते हैं, m बराबर m0 अंडर रूट में 1 - v² अपॉन में c²। इस फॉर्मूले से नोट करते हैं, जहां पे m तो है स्थिर द्रव्यमान, m तो क्या है? स्थिर द्रव्यमान, और m0 है गतिशील द्रव्यमान। कैसा द्रव्यमान? सॉरी उल्टा लिख दिया, m0 स्थिर द्रव्यमान और m है गतिशील द्रव्यमान, ठीक है। और v है वेग, जिस वेग से वो द्रव्यमान गति कर रहा है, और c है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो इतनी होती है, तो ये c है लाइट की स्पीड निर्वात में। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द्रव्यमान बदलता है लेकिन आवेश नहीं बदलता है। अब द्रव्यमान कितना चेंज होता है? देखो अब द्रव्यमान ऐसा नहीं है कि मान के चलो कोई बाइक चल रही है, बाइक का द्रव्यमान है मान के चलो 150 किलोग्राम, और वो चलते उसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम हो जाए, ऐसा नहीं है।
वो बदलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में बदलेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड पे ज्यादा बदलता है, कम स्पीड पे इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बाइक ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड पे चलेगी, 200-250 किलोमीटर पर घंटे। इसको चलो एक काम करना, मैं एक बता रहा हूं कि कितना बदलेगा, ये निकाल के देखना। जैसे कोई बाइक है जिसका द्रव्यमान m0 बराबर है 150 किलोग्राम, उदाहरण के लिए मैं 150 किलोग्राम की बाइक ले ली, और इसकी जो वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी ये चल रही है जैसे कि लगभग 300 किलोमीटर पर घंटे, बहुत ज्यादा स्पीड हो गई, फिर भी 300 किलोमीटर पर घंटे। पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, कैसे करोगे, 5/18 से गुणा करके। तो इसको 360 ले लेता हूं, जिससे कि सीधा कट जाएगा। 360 की स्पीड से चल रही है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, v बराबर 360 इंटू 5/18, ये 20 बार कट गया, 20 पंजे 100 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई। अब हम देखते हैं कि स्थिर अवस्था में तो द्रव्यमान उसका 150 किलोग्राम, लेकिन जब इतनी स्पीड पे गति करेगी तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये स्पीड कम नहीं होती, बहुत स्पीड है बाइक के लिए। तो इसका द्रव्यमान पता करेंगे, m बराबर m0 कितना है 150, m0 150 अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर, मतलब 100 अपॉन में c स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8, और इन दोनों का कर देंगे होल स्क्वायर। m बराबर 150 बटे अंडर रूट में 1 माइनस, अब देखो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, मैं सीधा इसको काट रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की घात कितना, 2 0, ये 10 घात 6, 10 घात 12, 10 की घात 12, ठीक है। m बराबर इतना। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आगे नहीं कर रहा हूं, तुम खुद करना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करके बताना, लगभग इसका आंसर ये आएगा 150.150.0000 पता नहीं कुछ किलोग्राम। पॉइंट में काफी जीरो आएंगी, उसके बाद कुछ किलोग्राम यहां पे आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कम स्पीड के लिए द्रव्यमान में वृद्धि ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए हमको दैनिक जीवन में कहीं भी ऐसी वृद्धि दिखाई नहीं देती। भाई 150 किलोग्राम की बाइक है, उसका द्रव्यमान 1 ग्राम भी बढ़ जाए तो कैसे पता चलेगा हमको, 1 ग्राम से हाँ 300 हो जाए तो हमको महसूस होने लगेगा कि यार द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे नहीं बदलेगा, ज्यादा स्पीड में ही बदलेगा। ज्यादा स्पीड कौन सी, प्रकाश के वेग के बराबर स्पीड, और इतनी स्पीड में बाइक चल गई ना तो चली जाएगी, फिर वो समझ गए ना, हाँ तो चली जाएगी, फिर वो दौड़ना बंद कर देगी। तो ये है, इतना ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन परिवर्तन होता तो है, तो पूरी तरह निश्चर्तों में इसको नहीं कह सकते। तो बोलो आ रही है बात समझ में। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने तुमको ये सब पढ़ाया है, ये पूरा बेसिक था, बहुत काम की चीजें इसमें बताई हैं, बहुत नोट भी करना है इन सब चीजों को। आगे वीडियो लेक्चर अपलोड होगा कल, और जिसमें हम बताएंगे आपको आगे की कुछ चीजें, और अगले वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब एकदम जो टॉपिक है, मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे यहां से।